हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक और मॉडल पेपर के साथ। इससे पहले मैं बता दूं, साइंस का मॉडल पेपर नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 करने वाले हैं। एंड बहुत ही क्लियर कर दूं, ये जो क्लास होने वाली है वो जीएनएम और एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से दिख रहे हैं, चाहे आप यूपी से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, छत्तीसगढ़ से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड से हो, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, अगर आप एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हो, ये क्लास आपके लिए ही है। मैं बता दूं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बच्चे हैं जो उन्होंने हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से पढ़ करके पिछली साल बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए और इस टाइम पर वो अपने नर्सिंग, जीएनएम, पैरामेडिकल के कोर्सेज को बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट की और मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपका भी सिलेक्शन जीएनएम और एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हो, तो आप जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका भी सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि हम जो चीजें पढ़ाते हैं एग्जैक्टली एग्जाम में वही आती हैं। लास्ट टाइम हुआ भी ऐसा ही था, जो चीजें हमने पढ़ाई थी उससे 85 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आए थे और सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं क्वेश्चंस को शुरू करना चाहूंगा। जिन बच्चों ने क्लास 1 को नहीं देखा है, मॉडल पेपर 1 को, मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे देखना स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपको सीरियल वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएं। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और सारी की सारी प्रॉपर जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए वन बाय वन करके हम सारी चीजों के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपसे कहा था कि आप एक कॉपी बना लो पहले, जिसमें मैं जो टॉपिक्स बताऊं, जो क्वेश्चंस बताऊं, जो अच्छी अच्छी चीजें क्वेश्चंस में बताऊं, उनको नोट करते जाओ। अगर आपने नहीं बनाई है तो प्लीज उसे बना लो, और अगर बना ली है तो उसे ओपन करके रख लो, क्योंकि हमारी क्लासेस जितनी भी होंगी सारी की सारी आपके बहुत बेहतरीन लेवल की कराने वाले हैं धीरे धीरे। अभी साइंस की स्टार्ट की है, इंग्लिश की ऑलरेडी आपकी चली रही है, एंड जीके की भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और मैथमेटिक्स कुछ स्टेट्स में जेएनएम एएनएम में मैथमेटिक्स भी आती है, तो बहुत जल्दी मैथमेटिक्स की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं बता दूं, आपका झारखंड और उत्तराखंड जो 2 स्टेट्स हैं, वहां पर मैथमेटिक्स भी आता है एग्जाम में, तो उनकी भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, कॉपी निकाल लो। पहला क्वेश्चन कहता है, विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स एंजाइम फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, यानी कि कोशिका के भीतर पाचन के लिए एंजाइम कोशिकांग में होते हैं। क्या वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर डाइजेस्टिव इंट्रासेलुलर डाइजेशन के एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स में होते हैं, राइबोसोम्स में होते हैं, या फिर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं, जो लाइसोसोम्स होते हैं उनका फंक्शन ही होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। आपको बताया था सोसाइटल बैग इसे कहा जाता है, एक कॉमन नेम में, या फिर इसको बहुत ही अच्छा नाम देने में सोसाइटल बैग बोलते हैं। इसका काम ही यही होता है, जो भी सेल्स के अंदर पड़ा हो उसे डाइजेस्ट करना। क्या करना? डाइजेस्ट करना। तो सारे फालतू की चीजें जो होती है उसे डाइजेस्ट कर लेती है। इसका करेक्ट आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और वो चाह रहे होंगे कि भाई कुछ उन्हें ऐसा मिल जाए जिससे वो पढ़ करके एग्जाम में क्रैक कर सके। अब बता दूं, आप किसी भी स्टेट से, आपके पास बहुत ही भरपूर पर्याप्त समय है पढ़ करके एग्जाम को निकालने के लिए। मैं बता दूं, हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पर आपको आरंभ नाम का एक बैच मिल जाएगा। मैं बता दूं, आरंभ नाम का एक बैच मिल जाएगा, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है, जो कि पर्टिकुलर बनाया ही गया है जीएनएम और एएनएम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, एमपी, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे मिल जाएगा। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं सभी सब्जेक्ट्स की जो आपके एग्जाम में आने वाला है। टेस्ट सीरीज मिलेगी ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे पाओ एग्जाम के लिए। मॉडल पेपर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिलने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है पता? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम से तो भी आप पढ़ पाओ, इंग्लिश मीडियम से तो भी पढ़ पाओ। और पहला टेस्ट यहाँ पर कंप्लीटली फ्री है, आपने बैच को ज्वाइन किया है तो भी और नहीं किया है तो भी। और इस बैच की प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है, 499 रुपीज है। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे कंपेरिजन करें तो उसकी प्राइस 600-700 रुपए के आसपास जरूर होगी, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे जो इसकी फीस है वो बहुत ही मिनिमल 499 रुपीज में मिल जाएगी। अगर आपको बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट और एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख करके सीख सकते हैं कि कैसे आपको कोर्स ज्वाइन करना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एंड उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे और 25 टोटल क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर देंगे। धीरे धीरे इसी प्रकार से हम क्रम में बढ़ते जाएंगे। मॉडल पेपर 2 करेंगे, 3 करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी हर वक्त मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है इन प्लांट्स ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अकर्स थ्रू, यानी कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण किससे होता है। पहले वाले मॉडल पेपर में मैंने बताया था जो फूड है वो फल यानी कि फ्लोएम से होता है। फल, फूड क्या है, एक तरीके का फल होता है, फल फ्लोएम से ट्रांसफर होता है, तो बाई डायरेक्शन में जाना, बाई डायरेक्शनल नेचर में जाता है। तो जाइलम जल और पानी, ठीक है, इस तरीके से याद कराया था। फूड का ट्रांसलोकेशन की बात कर रहा है, तो फूड किसका हो जाएगा, फ्लोएम, और हिंदी में भी सेम फ्लोएम बोल सकते हैं। आप देख सकते हो हमारा जितना भी कंटेंट है सारा का सारा बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। इसी प्रकार से सेम आपको बैचेस में भी दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ फोर्स इज डबल्ड, क्या अगर हम फोर्स को F इक्वल्स टू 2F, फोर्स को अगर हम डबल कर दें, ठीक है, जैसे कि चलो पढ़ते हैं सबसे पहले। इफ फोर्स इज डबल्ड एंड एरिया इज हाफ, प्रेशर बिकम्स। अब देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू F/A, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम प्रेशर में, अगर हम इस क्वेश्चन के प्रेशर में फोर्स को डबल कर दें, यानी कि F था इसे हम 2F कर दें, और एरिया यहाँ पर क्या करें, एरिया को हाफ कर दें, एरिया को A/2 कर दें, तो क्या होगा आंसर। तो प्रेशर कितना आएगा, अगर हम इसे ये करेंगे तो 2F/A इंटू 2/1 हो जाएगा, और ये 4F/A हो जाएगा। यानी कि अगर आप जब देखोगे तो ये देखो आंसर कैसे आ रहा है, 4 यहाँ लिखा हुआ है, F/A लिखा है। तो आप जब देखोगे F/A तो P की वैल्यू है, F/A तो P की वैल्यू है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 4P, यानी कि इनिशियल प्रेशर के 4 गुना ये ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर 4 गुना, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट बना, ये क्वेश्चन आने की जो संभावना है आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है बच्चों, क्या है, बहुत ही ज्यादा है। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन रेस्पिरेशन, जब भी हम सांस लेते हैं तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। अब देखो रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो किस चीज का ब्रेकडाउन होता है, क्या ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है, नहीं, ऑक्सीजन का तो यूटिलाइजेशन होता है, क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। नाइट्रोजन का तो कोई रोल ही नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता है, क्या होता है, रिलीज होता है, और इसका तो रोल है, यूटिलाइजेशन है। लेकिन ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी मदद से हमारे बॉडी में एटीपी और CO2 बनती है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, साथ ही साथ में ATP प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है, CO2 बाहर निकल जाती है और फर्दर चीजों में, ठीक है, और उसके बाद ATP का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ में आया। तो अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और शायद इससे पहले भी मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, इस तरीके के क्वेश्चंस को करा चुका हूं। तो डायरी में जरूर नोट करके रखो, पीएच मान की जो संख्याएं हैं, अगर 25 डिग्री पर वाटर, प्योर वाटर दिया गया है, तो मैंने बताया वाटर कैसा होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होती है, इसकी पीएच वैल्यू 7 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो चलिए इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे जब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच सेल ऑर्गेनेल मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन, यानी कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन को संशोधित और पैकेज करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को नोट करके रख लेना। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा है, इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई रहने वाली है। क्यों रहने वाली, मैं बताता हूँ। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके जीएनएम के एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है,
और अगर थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन बना, और है बहुत इजी क्वेश्चन, है बहुत इजी क्वेश्चन, राइबोसोम लोग पढ़ लेते हैं, लाइसोसोम पढ़ लेते हैं, वैक्यूल और गोल्गी को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, वैक्यूल और गोल्गी को छोड़ देते हैं और वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भाई बताओ क्या है आंसर, मॉडिफाई एंड पैकेजेस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को कौन मॉडिफाई करता है एंड पैकेज करता है। ध्यान रखना पैकेज करने की बात की गई है, प्रोटीन को बनाने की बात नहीं कही गई है। अगर प्रोटीन को बनाने की बात कही जाती है तो राइबोसोम इसका आंसर होता है। लेकिन अगर हम प्रोटीन के पैकेजिंग की बात कर लें, किसकी पैकेजिंग की बात कर लें, पैकेजिंग की बात कर लें, तो पैकेजिंग कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है बच्चों। कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू, कोई वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहती है, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में कब बनी रहती है, क्या वो फोर्स के कारण बनी रहती है, या इनर्शिया के कारण बनी होती है, फ्रिक्शन के कारण बनी होती है, फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण बनी होती है। मैं बता दूं कि कोई भी बॉडी अगर अपने स्टेट में बनी हुई है तो वह सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया के कारण बनी हुई होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि हम किसी भी बॉडी को जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको आगे ना बढ़ाएं तो कभी भी मूव नहीं करेगी। और अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है और उसमें अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसे स्टॉप ना करें तो हमेशा मोशन में ही रहेगी। और इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन को यही डिफाइन करती है कि जिस स्टेट में बॉडी है उसी स्टेट में रहे, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्ट्रिंग। यहाँ पे आंट चाची वाला आंटी नहीं है कि चाची की जुबान में कौन सा अम्ल रहता है, ऐसा नहीं बोला गया है। चीटी, चीटी वो आंट होता है, AUNT होता है। क्या होता है, AUNT होता है। चाची वाला आंट ये होता है, आंटी होता है। ठीक है, और यहाँ पे आंट यानी कि चीटी बोला गया है। तो चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ पे क्या एसिटिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, या फिर लैक्टिक एसिड होता है। अब देखो बहुत ही अच्छा बात बताता हूँ कि अगर हम दही की बात करते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप देखोगे कि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और वहीं पर अगर नींबू की बात, ये कर्ड में पाया जाता है, किसमें, कर्ड में, कर्ड यानी कि दही। और अगर हम सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड का मतलब होता है नींबू में, नींबुआ। ठीक है, क्या, लेमन, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेकिन फॉर्मिक एसिड की बात करें तो ये आपकी आंट में पाया जाता है, आंट यानी कि चींटी के अंदर पाया जाता है। और अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिडिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों, विनेगर यानी कि सिरके के अंदर पाया जाता है। और ये जितने भी ऑप्शन और ऑप्शंस के मैंने यहाँ पे ऑप्शंस एक्सप्लेन किए हैं, इन सभी को कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस, यानी कि शरीर की मुद्रा और संतुलन को कौन नियंत्रण करता है। क्या वो सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, मेडुला करता है, या फिर डी पॉन्स करता है। तो जब आप यहाँ पे ब्रेन की बैलेंसिंग, ब्रेन कौन सा है, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है तो पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है, अगर आप उसे देखोगे तो आंसर में ऑप्शन आएगा आपका कि सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारी ब्रेन का वो पार्ट है जो कि हमारी किसको, पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है बॉडी के पोस्चर एंड बैलेंस को, किसको, पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि जो आपका वेग है वो स्थिर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसे आने के एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस हाई रहते हैं। क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। क्वेश्चन में कहा गया अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा। कांस्टेंट का मतलब जो वैल्यू है वही बनी रहे। अगर कोई गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही चलती रहे तो उस टाइम पर किसी इंस्टेंट पर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला देखते हैं तो v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम टेकन होता है। सोचो अगर जो वेलोसिटी पहले थी वही बाद में भी है, मान लो कोई एक वेलोसिटी v की वैल्यू, vi की वैल्यू x ले लिया एंड vy की वैल्यू
वी एफ की वैल्यू ये भी x है, क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम है ना। और हम अगर इसको यहाँ लिखते हैं कि वी फाइनल की वैल्यू x है और माइनस इसकी भी वैल्यू x है, और t से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी कि एक्सेलरेशन उस टाइम पर जीरो हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू उस टाइम पर जीरो हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब आपका वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाने वाली है। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हमने बात की थी। सबसे पहले हम दो चीजें जानेंगे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने जाना था दो चीजों के बारे में, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके बाद जो दूसरा है वो वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी क्या है? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो एक गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो क्लोरीन में कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। कैसे? अगर आप 2 8 6 6 ही होता है ना, 2 8 10, एक सेकेंड फिर से देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाते हैं। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है कि कितने हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दें कि एटम अपने ऑक्टेट को या फिर डुप्लेट को कंप्लीट कर ले। इसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको 8 में से माइनस कर दें, 8 में से उसको माइनस कर दें और इसकी वैल्यू 1 आती है। क्या आती है? 1 आती है। समझे? और वैलेंसी जितने भी एलिमेंट्स की हैं 1 से लेकर के 30 तक आपको जुबानी याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है किसी भी एलिमेंट की। बट मैं एग्जाम के टाइम में बहुत ही बढ़िया तरीके से टेबल बना दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो ना कि भाई वैलेंसी चार्ट, क्या वैलेंसी चार्ट, तो यकीन मानो कि मैं एक काम करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा, पीडीएफ बनाऊंगा वैलेंसी, जिसमें सारे एलिमेंट्स के लिख दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनका पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। एग्री हो? कमेंट कर देना क्या वैलेंसी चार्ट भैया डाल दो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच गैस इवॉल्व्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? चलिए हम देख लेते हैं बहुत आसानी से। हम एक एसिड ले लेते हैं, तो HCl एक एसिड है, आपको पता है। और अगर हम एक मेटल ले लें, मेटल, अगर हम यहाँ पर Na ले लें, क्या ले लें? Na एक मेटल है ना, ठीक है, क्या है? मेटल है। अगर जब ये रिएक्ट करेगा आपस में तो ये क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2, ठीक है, ये 2 NaCl हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से। और जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये 2 NaCl का कंपाउंड बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, कंपाउंड बन रहा है। और यहाँ पर एक गैस है जो कि जिसे H2 बोलते हैं, और ये रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो हमेशा याद रखना जब भी एक मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट या फिर रिलीज होती है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13। और ये क्वेश्चन कहता है विच डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू एलंगेशन ऑफ आई वॉल्स। यानी कि नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दोष होता है? क्या हाइपरमेट्रोपिया होता है, मायोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है, एस्टिग्मेस्टिया होता है? तो आप जब देखोगे, और ये एकदम याद करने वाला है, प्रतीक सर ने आपको जो आई वाला चैप्टर है, ठीक है, कलरफुल वर्ड एंड आई करके फिजिक्स में जो चैप्टर है, बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया है। अगर आपने वो चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे और क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा आप नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को जरूर इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से और आरंभ बैच में ज्वाइन हो जाओ। क्लियर? ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर मायोपिया हो जाएगा। क्या हो जाने वाला? मायोपिया हो जाना है। देखो अगर आप बिना पढ़े एग्जाम में जा रहे हो तो सोचो कि आप बिना सिर पैर की कुल्हाड़ी चला रहे हो। शायद कहावत आपने सुनी नहीं होगी,
लेकिन सीधी सी बात है, बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। तो आप देखोगे विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आपको मैंने बहुत पहले बताया था लास्ट मॉडल पेपर में कि जो आरबीसी होता है वो क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डिजीज होने वाले जो बैक्टीरिया हैं, फंगस है, उनसे फाइट करता है। और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट एक ओर है। क्या है बच्चों, ओर है, खनिज है। ठीक, क्या है, धातु है। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है बच्चों। क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, और बहुत बेसिक है क्लास 9th में, और इसे याद ही रखना पड़ेगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस। बाकी आगे यहाँ पर ये हिंदी में करना था ना, इसलिए यहाँ पर 2 बार लिख गया। तो किस प्रकार की रिएक्शन है, क्या ये डिकम्पोजिशन है, कंबशन है, कॉम्बिनेशन है, कंबशन नहीं कॉम्बिनेशन लिखा, ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट है या फिर रिडॉक्स है। अब देखो डिकम्पोजिशन तब होता है जब ये रिएक्शन ब्रेक हो रही होती, और अगर रिडॉक्स तब होता है एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रही होती। यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। एंड डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब एक कोई नया एलिमेंट आकर के दूसरे को रिप्लेस करके खुद वहां पे लग जाता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट्स थे जो आपस में मिक्स होकर के एक नया कंपाउंड बना लिए। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है बच्चों, संयोजन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स वाटर लॉस इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में जल की हानि कौन रोकता है, जल की हानि कौन रोकता है। देखो स्टोमेटा से तो पानी निकलता है, जाइलम से तो ट्रांसपोर्ट होता है पानी का, फ्लोएम से तो फल यानी कि फूड ट्रांसलोकेशन होता है। वहीं पर क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल प्लांट के पत्तियों का वो पार्ट है जो कि पानी को यानी कि ट्रांसपिरेशन को रोकता है बच्चों। क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को रोकता है, पानी के मूवमेंट को स्टोमेटा से बाहर लॉस करने में से रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एसआई यूनिट ऑफ पावर। अब देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, अगर आपने मॉडल पेपर नंबर 1 किया होगा तो आपको ये चीज जरूर पता होगी। और अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर नंबर 1 नहीं किया ना बच्चे, तो भाई जाओ और मॉडल पेपर नंबर 1 को सॉल्व करो। ठीक है, चलो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो और याद रखना जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना, उनके एग्जाम में आने के जो चांसेस है ना बहुत ज्यादा हाई है। क्या है, बहुत ज्यादा हाई, इसलिए मैंने बार बार उन क्वेश्चंस को डाला है ताकि आपको वो क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से रट जाए। क्या हो जाए, रट जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी, यानी कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। अगर हम स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। इसे याद कैसे रखोगे, स्कर्वी में देखो कहीं ए आ रहा है, नहीं आ रहा, बी आ रहा, नहीं आ रहा, सी आ रहा, नहीं आ रहा, डी आ रहा, सी आ रहा है, तो आप याद करो विटामिन सी से होता है। बाकी और जो भी लेटर्स हैं उनसे हम विटामिन के नाम ही नहीं जानते। ऐसे कोई विटामिन होता है, नहीं होता है। यू से कोई विटामिन आपने सुना, नहीं सुना, आर से सुना, यू से सुना, वाई से सुना, नहीं सुना। स्कर्वी से हम याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। विच हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, कौन सा हार्मोन चयापचय को नियंत्रण करता है। क्या वो इंसुलिन है, बिल्कुल भी नहीं, थायरॉक्सिन है बच्चों। क्या है, थायरॉक्सिन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमर्शियली मेजर्ड इन, यानी विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मापन किस में होता है। तो किलोवाट पर आवर में होता है। किस में होता है, किलोवाट पर प्रति घंटे में होता है, किलोवाट प्रति घंटे में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन कहता है विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। तो किस में होती है, ऑक्सीडेशन में। कल मैंने ये डेफिनेशन बताई थी, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। लेकिन वहीं पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, लूज ऑफ हाइड्रोजन हो,
तब वहां पर रिडक्शन होता है। और इस बात को गांठ बांध करके कॉपी उठा करके अपनी कॉपी में लिख लो, सो मैंने बनवाई है। इस कॉपी का मैं एक नाम भी दूंगा, और याद रखना जब आपका एग्जाम होगा तो आपको बताना भी पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने कॉपी बनाई है। चलो ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है चलो, और जैसे ही मॉडल पेपर हम 2-4 लगा लेंगे ना, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, चैप्टर वाइज। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चन है ना, वहां के भी क्वेश्चन हम करना स्टार्ट कर देंगे। और यकीन मानो सारे इतने क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएंगे आपके बैच में, आपके यहाँ पर, कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है चलो, अगले क्वेश्चन में मूव करें। विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन। और एक आप मेरी गंदी आदत तो जानते ही होंगे कि एक क्वेश्चन मैं आपको हमेशा होमवर्क में देता हूं, तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है। आपको कमेंट सेक्शन में Q23 लिखना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आंसर लिख देना है। ऑप्शन नंबर ABC नहीं लिखना है, आपको जो सही उत्तर है वो लिखना है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कल मैंने 3 बार कराया था। ठीक है, तीनों ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन करके कराया था, तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और आपके एग्जाम में आने की इस क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। और कहा गया है कि वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोगी होता है। आप देखोगे व्हीकल्स में अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। किसका किया जाता है, अवतल मिरर यानी कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है विच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स इन अ जनरेटर, यानी कि जनरेटर में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। चलो 25 क्वेश्चन आज हमने कर लिए मॉडल पेपर नंबर 2। 25 क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा गया, हमें लगता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फालतू में फिर और ऐड हो गए, और इसकी यहाँ पे आंसर की मैंने ऑलरेडी दे रखी है 25 क्वेश्चंस की। और यहाँ पे आरएम बैच है अपना प्यारा सा, जिसमें जीएनएम और एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। और इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फर्स्ट टेस्ट कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा नर्सिंग गुरुकुल के ऐप में। इस बैच की प्राइस मात्र 499 रुपीज है। आप इसे जल्दी से प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी दिक्कत परेशानी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, या फिर आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पर भी जाकर के कोई भी समस्या हो, वहां पर अपनी समस्या को रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।